हाँ बेटा, नमस्कार, वेलकम बैक। 12th क्लास का बायोलॉजी का आज अपना नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में अपना तीसरा जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो अपन तीसरा चैप्टर ख़त्म करेंगे ना, तो इसी वीडियो में अपन चौथा चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। चौथा चैप्टर शुरू करने के लिए अपन अलग से नया वीडियो जो आएगा अगला, उसमें शुरू करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो 2-4-5 मिनट छोटा रह जाए, है ना, कोई बात नहीं। हाँ, हम बात कर रहे थे, हमने बीज का विकास पढ़ा था पिछले लेक्चर में और उसके अलावा फल का विकास पढ़ा था। बीज के विकास के दौरान जो परिवर्तन आते हैं तो उनमें हमने एक सारणी बनवाई थी। उस सारणी में क्या होता है, बीजांड के भाग विकसित होकर के परिवर्धित होकर के बीज के किन भागों का निर्माण करते हैं वो भी हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। इसके अलावा बीज की 2 संरचनाएं और हैं जिनके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लें। एक भाग होता है एरिल और एक होता है कैरंकल। 2 संरचनाएं होती हैं। हालांकि ये सभी बीजों में नहीं पाई जाती, ये कुछ विशिष्ट बीजों में ही बनने वाली संरचनाएं हैं। एरिल जो संरचना है, एरिल संरचना क्या होती है, ये होती है बीज के चारों ओर उपस्थित बीज के चारों ओर उपस्थित एक मांसल आवरण एरिल कहलाता है, ठीक है। यहाँ इन दोनों संरचनाओं की चर्चा करने का कारण क्या है कि बीज के बारे में कंपटीशन में ज़्यादातर पूछे जाने वाली ये संरचनाएं हैं। मोस्टली ये पूछी जाती हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, इसलिए इनसे आपको यहीं परिचित करवाया जा रहा है। तो एरिल क्या है, बीज के चारों ओर उपस्थित एक मांसल आवरण क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। अब जैसे उदाहरण लेते हैं इसमें, ठीक है। उदाहरण, कैरंकल को यहाँ से हटा देते हैं, अभी बाद में जब बात करेंगे जब दोबारा लिख लेंगे। उदाहरण, एक फल आपने सुना होगा, देखा होगा, खाया होगा, लीची। लीची लीची जो फल है, लीची के चारों ओर एक पतला सा कठोर सा आवरण रहता है, उसको अपन हटा देते हैं। फिर अंदर क्या निकलती है, वो जेली जैसी स्ट्रक्चर बीज के चारों ओर उपस्थित रहती है, उसके अंदर बीज होता है ना। तो बीज के चारों ओर किसका आवरण हो गया, मांसल आवरण हो गया। मांसल का मतलब गूदेदार भाग चारों ओर उपस्थित होता है, इसी को क्या कहते हैं, एरिल कहा जाता है। किसमें पाया जाता है, लीची में, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा बनता है इसमें। जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया, लीची के खाने योग्य भाग का नाम लिखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गया, लीची के खाने योग्य भाग का नाम लिखिए। लीची जो फल है उसके कौन से भाग को खाया जाता है उसका नाम लिखिए। तो उसका खाने योग्य भाग कौन सा है, एरिल है, जो उसके बीज के चारों ओर एक मांसल संरचना के रूप में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। लीची के उसी भाग को खाया जाता है और उसके अंदर जो बीज होता है उसको अपन फेंक देते हैं, ठीक है। तो लीची के खाने योग्य भाग का नाम लिखिए। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा एरिल। क्या आंसर आएगा, एरिल आएगा, ठीक है। तो कुछ बीजों में ये जो मांसल आवरण हैं बीज के चारों ओर, ये
कौन सा भाग होता है? ये वो भाग है जहाँ पर जैसे मान लीजिए जो बीजांडकाय है उसका पोषण में उपयोग ज़्यादा नहीं हुआ है ना, या भ्रूणकोश वाला भाग है, ये भाग बीज के चारों ओर एक मासल संरचना के रूप में उपस्थित रहते हैं जो एरिल कहलाते हैं। जब बीज बन जाता है तब एरिल कहलाता है, और उदाहरण क्या हो गया? लीची। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरा जो अपन ने नाम लिखा था। क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से पूछा जा सकता है इसका? लीची फल के खाने योग्य भाग का नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। हाँ जी, दूसरा एक नाम लिखा था अभी हमने, कैरंकल। तो कैरंकल क्या है? कैरंकल है बीज के बीजांड द्वारीय सिरे पर, बीज के बीजांड द्वारीय सिरे पर उपस्थित सफ़ेद या भूरे रंग की संरचना कैरंकल कहलाती है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, जैसे इसमें उदाहरण ले लिया अरंडी। अरंडी अरंडी आप सबने देखी है। आप यदि उसके बीज को देखें, अरंडी के बीज को, तो इस तरीके से उसका जो बीज है ना, और यहाँ पर ऐसी एक तिकोनी संरचना जुड़ी रहती है जो कैसी होगी? सफ़ेद या भूरे रंग की, कभी कभी वो काली भी, जब डार्क ब्राउन हो जाती है ज़्यादा भूरी तो कैसी होती है? काले रंग की भी दिखाई देती है। इसी संरचना को क्या कहा जाता है? कैरंकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरंकल, है ना। तो ये कैरंकल होता है। तो ये कैरंकल और एरिल दो शब्द ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चन खूब बनते हैं, खूब पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इनका ज़रूर ध्यान रखें। अब अपन आगे चलते हैं। फल का विकास अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो फल के विकास के दौरान जब कंप्लीट कर लिया था, तो फल के बाद में अब आता है क्या? पीढ़ी एकांतरण। यही हमने ख़त्म किया था अपना पिछला लेक्चर, पीढ़ी एकांतरण। फिर से एक बार परिभाषा लिखते हैं इसकी। क्या होता है पीढ़ी एकांतरण? पौधे के संपूर्ण जीवन काल में, पौधे के संपूर्ण जीवन काल में बीजाणुर्वेद एवं युग्मकोद्भिद, बीजाणुर्वेद एवं युग्मकोद्भिद अवस्थाओं का एक के बाद एक निश्चित क्रम में आना पीढ़ी एकांतरण
कहलाता है। ये परिभाषा होगी। अब इसमें देखिए, सबसे पहली बात, अवस्था जो शब्द लिया गया है, अवस्था का मतलब ही क्या होता है? पीढ़ी होता है। क्या होता है? पीढ़ी। इसीलिए इसको पीढ़ी एकांतरण कहा गया है। दूसरी बात, बीजाणुद्भिद शब्द आ रहा है, मतलब द्विगुणित अवस्था है। युग्मकोद्भिद शब्द आ रहा है, इसका मतलब अगुणित अवस्था है। ठीक है। अब यहाँ पर इस पीढ़ी एकांतरण को या पौधे के एक जीवन चक्र को अपन दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो तरीका आपको सरल लगे उसको आप सीख लो, उसको आप समझ लो। ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। चलिए, पहले अपन पहला तरीका लेते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं अपन एक पौधे से। पौधे में लैंगिक जनन संरचना, पीढ़ी एकांतरण सदैव लैंगिक जनन में ही प्रदर्शित करते हैं अपन। पीढ़ी एकांतरण के अंतर्गत अलैंगिक और कायिक जनन नहीं आते हैं। ठीक है। तो इसमें लैंगिक जनन संरचना क्या बनती है? पुष्प बनता है। इसमें क्या बन गया? पुष्प। ठीक है। अब पुष्प में ये पुष्प हम ये मान लेते हैं कि द्विलिंगी है। अगर आप इसमें द्विलिंगी शब्द और जोड़ दो, एक द्विलिंगी, एक लिंगी हो तब भी यही रहेगा, द्विलिंगी हो तब भी यही रहेगा। जो फ्लो हम बनाएंगे, फ्लो चार्ट, वो यही रहेगा। अब इसमें अपन क्या करें, जैसे एक को लेके चलते हैं, द्विलिंगी पुष्प। इस द्विलिंगी पुष्प में क्या बनते हैं? पुंकेसर। नाम क्या होता है इनका? लघु बीजाणु पर्ण। देखिए, हम हर वो नाम लेके चलेंगे यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, और जो हमने दूसरे और तीसरे चैप्टर में पढ़ा है वही हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन से चैप्टर का? दूसरे और तीसरे चैप्टर का। ठीक है। तो पुंकेसर, लघु बीजाणु पर्ण, इसमें एक संरचना बनती है पराग कोश। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। परागकोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से, परागकोश के अंदर विभाजन अपन बाद में प्रदर्शित करें, एक कोशिकाएं बनती हैं जिनको कहते हैं पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं अर्ध सूत्रण, तब बन गए क्या? परागकण ऑब्लिक, दूसरा नाम लघु बीजाणु। ठीक है। पौधा कैसा है? द्विगुणित। तो इसके पुष्प में जो पुंकेसर बने, जैसे पुष्प को अपन मान लें तो ये भी द्विगुणित संरचना है। पुंकेसर भी कैसा है? द्विगुणित। परागकोश भी कैसे हैं? द्विगुणित। पराग मात्र कोशिका भी कैसा है? द्विगुणित। अर्धसूत्रण हो गया। तो परागकण या लघु बीजाणु कैसे हो गए? अगुणित। ठीक है। आगे कहाँ पहुँचेंगे? ये वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया हुई, यहाँ लिख देते हैं परागण। यहाँ तक छोड़ दो, अब इधर आ जाओ।
जिस तरीके से उधर पुंकेसर थे, यहाँ क्या है, अंडक को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण। कैसे हैं ये, द्विगुणित। गुरु बीजाणु पर्ण में निर्माण होता है किसका, बीजांड, इसको कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। कैसी है, द्विगुणित। आगे इसमें बनती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कैसी है, द्विगुणित। अब यहाँ भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो अपन लिखते हैं अर्धसूत्रण। क्या बन गया, गुरु बीजाणु कैसा हो गया, एन, अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो अगुणित। और गुरु बीजाणु से ही आगे विकसित होता है क्या, मादा युग्मकोद विद। मादा युग्मकोद विद में दो प्रकार की कोशिकाएं, या सीधे सीधे अपन यहाँ लिख दें अंड उपकरण की कोशिकाएं कैसी हैं, अगुणित हैं। मादा युग्मकोद विद कैसा है, अगुणित है। ठीक है। अब देखिए, और यहाँ भी परागकण के अंदर क्या बन गई, नर युग्मक कैसे हैं, अगुणित। ठीक है। अब यहाँ पर अपन द्विनिषेचन लेते हैं। एक जो निषेचन है वो होगा किसका, अंड कोशिका अगुणित प्लस एक नर युग्मक अगुणित। ठीक है। दोनों से क्या बन गया, युग्मज। कैसा हुआ, द्विगुणित। सेम और आगे चलते हैं। ये जो स्थिति है ये कहाँ से आएगी, मादा युग्मकोद्भिद से। द्वितीयक केंद्रक कैसा है, द्विगुणित प्लस नरयुग्मक की, इन्हीं में से एक नरयुग्मक कैसा, अगुणित। ठीक है। इसको अपन यहीं से निकालेंगे। अब यहाँ दो चीज़ें हो गई। इसमें आता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, कैसा है, त्रिगुणित, 3n। यहाँ तक हमने क्या प्रदर्शित कर दिया, द्विनिषेचन को। अब आगे युग्मज से क्या बनेगा, भ्रूण। ठीक है। भ्रूण कैसा है, द्विगुणित। और भ्रूण से क्या बनता है, नया पौधा। कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी यहाँ, अंकुरण। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से क्या बनता है, भ्रूणपोष। कैसा है,
त्रिगुणित, और भ्रूणपोष है क्या करेगा, इस प्रक्रिया में भ्रूण से पौधे का निर्माण होगा, उस प्रक्रिया में भ्रूणपोष किसका कार्य करता है, पोषण प्रदान करने का। ठीक है, तो ये हमने जीवन चक्र बनाया किसका, एक आवृतबीजी पौधे का, जिसमें हमने नर भाग और मादा भाग को अलग अलग कर दिया, और इसमें द्वि निषेचन भी प्रदर्शित हो रहा है। द्वि निषेचन के दौरान बनने वाली दोनों संरचनाएं भी प्रदर्शित हो रही हैं, जाकर के पौधा बन गया। अब इसमें देखिए द्विगुणित से अवस्था कैसी हो जाती है, अगुणित, और अगुणित से वापस कैसी हो जाती है, द्विगुणित, दोनों को मिला के। तो अगुणित और द्विगुणित अवस्थाओं का एक के बाद एक निश्चित क्रम में आना ही पीढ़ियों का क्या कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फ्लो चार्ट है। किसी भी एग्ज़ाम में यदि फ्लो चार्ट पूछा जाए या जीवन चक्र पूछा जाए या पीढ़ी एकांतरण पूछा जाए, तो यदि आप इसको बनाते हो तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये इम्प्रेसिव है। लेकिन हम इसका एक सरल रूप दूसरा भी बता दें आपको, इसको अब मिटा रहे हैं। दूसरा तरीका और भी है, लेकिन उस तरीके में क्या होगा, हम एक तो कमी क्या रह जाएगी उसमें, द्वि निषेचन को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे स्पष्ट रूप से। जैसे हमने इसमें प्रदर्शित किया था उस तरीके से द्वि निषेचन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित उसमें नहीं होता है। उसको बना के देखते हैं। पौधा कैसा है, द्विगुणित। ठीक है, पौधे में क्या बना, द्विलिंगी पुष्प। कैसा है, द्विगुणित। द्विलिंगी पुष्प में दो संरचनाएं, अंडक और पुंकेसर। ठीक है, अंडक में बीजांड, पुंकेसर में परागकोश। द्विगुणित। बीजांड में अंडकोशिका और परागकोश में परागकण। यहाँ हमने लिखना पड़ेगा अर्धसूत्री, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर अर्धसूत्रण। अर्धसूत्रण आते ही ये कैसा हो गया, अगुणित दोनों। इसमें नर युग्मक, कैसे, अगुणित। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम निषेचन या संलयन। क्या बन गया, युग्मज। कैसा होगा, द्विगुणित, एन और एन। युग्मज से आगे क्या बनता है, भ्रूण। कैसा है भ्रूण, द्विगुणित। और द्विगुणित भ्रूण क्या बनाता है, पौधा। कौन सी प्रक्रिया है, अंकुरण। ये है एक जीवन चक्र, वही है, लेकिन उसको सरल रूप में इसको परिवर्तित किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमने जो द्वि निषेचन में हम भ्रूणपोष को लेके चल रहे थे वो नहीं है इसमें, है ना, भ्रूणपोष नहीं आता है। लेकिन यदि किसी को पहले वाले फ्लो चार्ट में, पहले वाले पीढ़ी एकांतरण में प्रॉब्लम आती है, वैसे आनी नहीं चाहिए, वो भी बहुत सिंपल है,
जो दूसरे और तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है वही का वही हमने क्या किया है, एक आरेख में निरूपित किया है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उस स्थिति के लिए आप इसको बना सकते हैं, ये सरल रूप है उसी का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि पीढ़ी एकांतरण जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा इम्प्रेसिव है वो पहले वाला है, ये नहीं है ना। लेकिन इसको बताने का कारण क्या होता है, मान लीजिए वो किसी भी तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है उसमें, कई बार क्या होता है गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, बीजाणुपर्ण, उनमें अंतर आ जाते हैं, कन्फ्यूजन आ जाती है। तो उस स्थिति में एक कहावत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मान लीजिए हमें वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसकी जगह पर ये भी अगर हमने बना दिया तो ये भी सही है ना। तो ना आए उससे तो अच्छा है कुछ आए हमको। तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, पहला और ये दूसरा। ये सिंपल है और पहले वाला भी सिंपल है, केवल उसको लिखने का, उसको बनाने का एक तरीका थोड़ा सा हमने ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर दिया, ज़्यादा इम्प्रेसिव कर दिया। ठीक है बेटा, तो आप ये पीढ़ी एकांतरण यहाँ पूरा हो गया। और पीढ़ी एकांतरण पूरा होने के साथ साथ ही क्या हो गया सॉरी, अपना तीसरा चैप्टर पूरा हो चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में अपन चौथा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पौधों में जनन की विशिष्ट विधियाँ। ठीक है, वो चौथे चैप्टर में शुरू करेंगे। तीसरा चैप्टर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ओके, आपको तीसरे चैप्टर तक नोट्स अब जल्दी ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, है ना। तो आप उनको फेयर करना है आपको, और जो नोट्स हैं उनको दोबारा से पढ़ें आप, और जो आपको पढ़ाया है, जो भी आपने रफ़ कॉपी में अपना वर्क किया है वीडियो के साथ, उससे समझते हुए उन नोट्सों को आपको दोबारा से पढ़ना है। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, जब उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, तब तक आपको एक सलाह देता हूं मैं, जैसे आप नोट्स पढ़ रहे हैं, वीडियो के साथ पढ़ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उनको आप नोट करते जाएं कि ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। तो उससे क्या होगा, जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तो आपके पास आपकी समस्याएँ एक कागज़ पर लिखी हुई होंगी, और उनको अपन क्रम वाइज क्या कर लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उन पर बात करेंगे। ठीक है, आपको हर समस्या का समाधान बायोलॉजी में जो आपको पढ़ाई जा रही है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण उसका जवाब मिलेगा, और आप पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।